हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का ये चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले थर्ड चैप्टर हमने कर लिया है और वहां पे हमने एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होते हैं। मतलब ये कि एटम और मॉलिक्यूल से ही सभी मैटर बनते हैं। जो हमारे चारों ओर पानी, हवा और जो कुछ भी देख पाते हैं हम, जिसको हम यूज करते हैं, वो सब मैटर हैं और वो सभी जो है एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। और हमारे चारों ओर जो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, जो हमारे चारों तरफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर दिखाई देता है ना, वो डिफरेंट एटम्स की वजह से दिखाई देता है, जो अलग अलग एटम उसको बनाते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम देखते हैं, ठीक है, तो वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। मान लो हम गोल्ड देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। अगर हम कॉपर देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ऑक्सीजन गैस, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ये अलग अलग एटम इन सबको बनाते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो अब अगला सवाल ये आता है बच्चों कि क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। भैया वो क्या है जिसकी वजह से एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है। एक सवाल तो ये आता है जिसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलना है। और दूसरा सवाल आता है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। जैसा कि डाल्टन ने बताया था, क्या सचमुच में एटम इंडिविजिबल है या फिर एटम भी कुछ चीजों से मिलकर बना है। इसका जवाब भी हमें इस चैप्टर में ढूंढना है और समझना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास आ गए थर्ड चैप्टर से कि क्या है जिससे एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है, वो क्या चीज है जो उसको एक एटम को दूसरे एटम से अलग बनाती है, और क्या सचमुच में एटम इंडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्या एटम किसी और चीजों से मिलकर नहीं बना है क्या। तो इन दोनों सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा विद्यार्थियों। तो आइए जान लेते हैं इन सवालों का जवाब। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक पार्टिकल जो एटम के अंदर पाया जाता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, 1900 के अराउंड। इसका सिंबल E- है और इस पे चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और इसका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें तो उसका 1/2000 टाइम्स लेस होता है। और ये कहां पाया जाता है एटम के अंदर, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस के बाहर डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है जिसमें ये रिवॉल्व करता है। ऐसा हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना, यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको समझ में आ गया। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको भी बताया, किसने खोज करी, कहां पाया जाता है, क्या चार्ज होता है और उस पर कितना मास होता है। इसके बाद दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन। ठीक है, अब ये पहले इसे कैनॉल रेज के रूप में देखा था ई गोल्डस्टीन ने 1886, यानी इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन की एक तरह से देखा गया था, पर पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल आराम से एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए। ठीक है, प्रोटॉन का सिंबल P+, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका मास 1 यूनिट माना गया है बच्चों, और इसकी लोकेशन ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आगे जाके हमें रदरफोर्ड ने ये बात बताएंगे इसी चैप्टर में। तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन हो गया बच्चों, जिसे हम कैनॉल रेज भी कहते हैं। ई गोल्डस्टीन ने इसे देखा था पहली बार 1886 में। ठीक है, इसके बाद तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे एटम मिलकर बना होता है वो है न्यूट्रॉन, जिसे हमें चैप्टर में आगे बताएंगे। जे चैडविक 1932 में इन्होंने इसको देखा। इसका सिंबल N है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका मास भी प्रोटॉन के बराबर ही 1 यूनिट होता है, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये सब बातें हम आगे मॉडल्स में, अलग अलग मॉडल्स में समझ लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अभी हमने देखा किस तरह से
एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होती है। लेकिन ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, ये बात अब आने वाली है अलग अलग मॉडल के जरिए। तो सबसे पहले ये जो थॉमसन साहब है, इन्होंने एक मॉडल बताया हमें, थॉमसन का हम एटॉमिक मॉडल कहेंगे, ठीक है। क्या बताया इन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है क्रिसमस पडिंग के जैसा होता है, क्रिसमस के केक जैसा होता है, या आप इसे वाटरमेलन भी मान सकते हो कि वाटरमेलन के जैसा होता है, जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये वाला एरिया है ना, ये वाला डार्क एरिया, ये आपका पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये मतलब थॉमसन ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सबको बताया, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव स्फीयर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल का जो थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम है वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। पहला पॉइंट ये हो गया, थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे होते हैं। दूसरा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू उनकी बराबर बराबर होती है, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बात हमें बच्चों थॉमसन ने बताई अपने मॉडल में। पर यहां पर एक बात जो थॉमसन ने कहा कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई, ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने बोला तो सही कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट क्या हुआ? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। तो बाकी साइंटिस्ट लोगों ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एटम को लेकर, तो उनके रिजल्ट को इनके द्वारा इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सका, जैसा कि थॉमसन ने बताया मॉडल के बारे में, ठीक है। तो यही बात रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक है। उन्होंने कहा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ नहीं किया जा सका उनके मॉडल के जरिए, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया थॉमसन के मॉडल का। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए सभी लोग अपना अपना एफर्ट कर रहे थे। उसमें एक और साहब है रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी है। उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया है। पहले उससे पहले हम कुछ जो उन्होंने सेलेक्टेड चीजें ली हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, गोल्ड फॉइल लिया, क्यों लिया उसका रीजन बताया उन्होंने कि ही वांटेड एज थिन एज पॉसिबल, ठीक है ना, जितना पतला लेयर मिल सकता था वो चाहते थे फॉइल को बनाना पतला, इसीलिए उन्होंने गोल्ड को ही सिलेक्ट किया। और गोल्ड फॉइल वो कितना पतला था? 1000 एटम जितना थिक था वो, ठीक है। यानी एक 1000 एटम की थिकनेस थी उसमें, यानी बहुत पतला बनाया उन्होंने उस गोल्ड फॉइल को, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा मैलेबल है, जिसको हम बहुत पतला बना सकते हैं फॉइल के रूप में और बहुत पतले तार के रूप में भी उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट में अगर एक क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो उसका रीजन यही है कि उसको बहुत ज्यादा थिन अदर मेटल के कंपैरिजन में बनाया जा सकता था। दूसरा, अल्फा पार्टिकल और डबली चार्ज हीलियम आयंस, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया था, हीलियम के आयन का, और उसका जो मास था 4u था, ठीक है। और फास्ट मूव अल्फा पार्टिकल जो था उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसमें एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल लिया था, अल्फा पार्टिकल हीलियम का लिया था। और तीसरी बात यह है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट से, वो जब वो ये पिक्चर में दिखाई दे ना, ये जब वो बॉम्बार्डिंग से पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहां बताया जा रहा है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हम जो बॉम्बार्डिंग करने जा रहे हैं गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की, ये जो है अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी टकरा के मुड़ के जाएंगे, पार तो जाएंगे पर मुड़कर जाना चाहिए, वो डिफ्लेक्शन उनके दिमाग में था। सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी वो ज्यादा डिफ्लेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है हैवी होते हैं, तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे। पर हाँ, ये जरूर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पार्टिकल जाएंगे मूव करके वो डिफ्लेक्ट होके जाएंगे। मैं आपको बताऊं बच्चों क्यों,
क्योंकि इससे पहले जो डाल्टन का मॉडल था वही दिमाग में रहा होगा रदरफोर्ड के, ठीक है, सॉरी डाल्टन बोल रहा हूं, थॉमसन, डाल्टन तो पिछले चैप्टर में थे। तो वो थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव स्फीयर है, तो अगर आप किसी पॉजिटिव एटम की बॉम्बार्डिंग करेंगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, मुड़ के निकल जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट में जो उनको अनएक्सपेक्टेड, यानी जैसा वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो रिजल्ट क्या मिले वो भी जान लो। मॉडल हम बाद में बताएंगे आपको, पहले इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, यानी वो तो सोच रहे थे यार डिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए, क्योंकि बाद में वही बता रहा हूं ना कि ये मान लो एटम है, ये पूरा पॉजिटिव है और इधर से कोई पॉजिटिव एटम आ रहा है, ठीक है, तो यहां जब जाएगा तो पार होके जाएगा, जरूर भारी है इस वजह से, पर उसे डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। पर इन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूव अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल गए। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, वो भी छोटे एंगल से, बहुत छोटे एंगल से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये एक्चुअल में कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, मॉडल में कहां पहुंच रहे हैं, ये न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है। तो ये ज्यादातर तो ये सीधे निकल जाएंगे, जो इधर से जाएंगे है ना, ये सब सीधे निकल जाएंगे बिना डिफ्लेक्शन के। जो हो सकता है इसके पास से गुजरे वो हो सकता है थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, ये कहने का मतलब इनके एक्सपेरिमेंट से निकल के आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। सेकंड, सरप्राइजिंगली, और उससे ज्यादा सरप्राइज तो तब हुआ, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, यानी 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी होता था, ठीक है, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी होता था जो ये सीधा रिबाउंड हो रहा है, मतलब जिस एंगल से गया टकरा के वापस आ गया। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। पता है कितना सरप्राइजिंग था कि मान लो कि आप किसी टिश्यू पेपर पे ना आप बुलेट फायर करो और वो बुलेट वापस आके आपको ही लग जाए, तो ये बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट थे, क्योंकि उनके दिमाग में तो थॉमसन का मॉडल चल रहा था और यहां कुछ और निकल के आ रहा था, इस वजह से काफी सरप्राइजिंग उनके ये ऑब्जर्वेशंस थे। तो फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बीच के आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया वो जान लेते हैं। देखो क्या कंक्लूड किया उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से। फिर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने 3 बातें कंक्लूड करी कि जैसे कि उन्होंने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर खाली है, ज्यादातर स्पेस खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, पहली बात। दूसरी बात, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब ये था कि क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल, तो वो जो पॉजिटिव जगह थी ना वो कम थी एटम के अंदर, ऐसा कुछ उनको पता चल रहा था। यानी वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। सेकंड, और तीसरा उनका कंक्लूजन था अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी बहुत कम, यानी उन्होंने बताया था 12,000 में से एक पार्टिकल, यानी 12,000 पार्टिकल अगर उधर बॉम्बार्डिंग हो रही है तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री से टकरा के वापस आ रहा था। इससे उनको ये इंडिकेट हो रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो दोनों एटम के अंदर किसी एक जगह पर है, बहुत छोटे सी जगह पर है, और उसको उन्होंने बाद में न्यूक्लियस कहा था, ठीक है। तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, बहुत छोटी सी जगह में है वो मास और वो पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये 12,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री से वापस आ रहा है। तो ये उनके कंक्लूजन थे। तो इन कंक्लूजन्स के बेस पर बच्चों रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, और न्यूक्लियर मॉडल के ये 3 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ठीक है। चलिए आइए इन 3 पॉइंट्स को भी उन्हीं कंक्लूजन से रिलेटेड दे रखा है उन्होंने, उसे समझ लेते हैं। पहला उन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, एटम का पूरा मास, लगभग पूरा मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाता है, लगभग पूरा का पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है।
ये पहला पॉइंट था उनके मॉडल का। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ये। और तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है अगर एटम से कंपेयर करें। एटम ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस उससे भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, लगभग 1/100,000 टाइम्स, यानी 1 लाख टाइम्स उसका रेडियस कम होता है न्यूक्लियस का एटम से, एटम के साइज से 3, 4, 5 0 इतने टाइम्स उसका रेडियस कम होता है न्यूक्लियस का एटम के कंपैरिजन में, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है अगर एटम के अंदर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 3 बातें रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल तो दे दिया, अब जैसे हमने थॉम्सन के मॉडल में ड्रॉबैक देखा था, वैसे ही एक ड्रॉबैक रदरफोर्ड के मॉडल में भी देखने को मिला। क्या था, रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो साइंटिस्ट बाकी लोगों का अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, उनमें एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक टाइम ऐसा भी होगा एनर्जी वो लूज कर जाएंगे, और अगर वो एनर्जी लूज कर जाएंगे तो वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एटम जो है हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, और इससे मतलब ये हुआ कि मैटर जो हम देखते हैं वो उस फॉर्म में होना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, हम जाते हैं कि एटम स्टेबल होता है। तो ये उनका ड्रॉबैक रहा। ड्रॉबैक क्या रहा, फिर से समझ लीजिए। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल, मतलब ऐसा माना जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो एनर्जी वो लॉस करेंगे ही। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी हो रहा है क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, उसकी एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी कम होगी। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इफ दिस वर सो, अगर ऐसा होता, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, एटम हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब वो एटम ही नहीं टिकना चाहिए। हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, यानी हम अपने चारों जो मैटर देखते हैं, पानी देखते हैं, तो हमेशा पानी दिखता है, वो पानी की फॉर्म में ही रहता है, वो कुछ नया नहीं बन जाता। तो इसलिए ये इनके ड्रॉबैक के रूप में देखा गया, क्योंकि हम चाहते हैं एटम आर क्वाइट स्टेबल। बस एक ही बात, ये जो उनके मॉडल की गलत लोग ड्रॉबैक के रूप में देख रहे थे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बता दिया प्रोटॉन है, ठीक है, बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी, इसी के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाए तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी लॉस होगा, तो जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे और एटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इनका ड्रॉबैक था बच्चों। अब ये जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उसको जरा सी बात से बोर के मॉडल ने ठीक कर दिया। अब बोर ने अपने मॉडल में करेक्शन, यानी रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट करके जो बताया वो 2 पॉइंट बोर के मॉडल के रूप में हम देखते हैं। पहला पॉइंट बोर ने बताया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर केवल स्पेशल ऑर्बिट ही होते हैं, ऐसा नहीं है कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं, है ना। और जब वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो फिर वो फॉल भी नहीं करेंगे न्यूक्लियस में, एनर्जी लूज भी नहीं करेंगे। ये बात बोर के मॉडल की 2 पॉइंट, यानी रदरफोर्ड के मॉडल की बाकी सारी बातें सही थी, उसी को ही एक्सेप्ट करते हुए ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। यानी न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में मास है, वो भी ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो भी ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी रेडिएशन वाली बात थी उसी को बोर ने करेक्ट करके अपना मॉडल दिया, जिसे हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, जो बोर का मॉडल है वो क्या कहता है, केवल सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, यानी किसी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्पेशल ऑर्बिट अलाउड होती है जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, और उस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये बोर का मॉडल था। अच्छा, बोर ने आगे भी बताया कि किस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं एटम के अंदर, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हो गया एनर्जी लेवल। जैसे पहला ये आपका एनर्जी लेवल है के सेल कह रहे हैं, उसे N1 कह सकते हैं, फिर दूसरा है L सेल, फिर तीसरा है M सेल, फिर चौथा है N सेल। ऐसे करके अलग अलग एनर्जी लेवल्स आप एटम के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम N
को हम 1 2 3 4 से भी दिखा सकते हैं और K L M N से भी दिखा सकते हैं। जो बोर ने मॉडल दिया एटम का उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं बच्चों, जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कह रहे हैं यहां पर। अब अगला प्रश्न बनता है कि भाई ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, उसका क्या कुछ नियम कायदा कानून है या बस कैसे भी हो सकते हैं? तो इसी लॉ को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट में, उसके लिए बोर और बरी उन्होंने एक स्कीम दी जिसे हम बोर बरी स्कीम भी कहते हैं, जो आपके सामने यहाँ 3 पॉइंट्स के रूप में नजर आ रही है। पहला पॉइंट, जो इनका पहला पॉइंट है, वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n² के फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए पहला सेल है तो पहले सेल में कितने हो सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। अगर दूसरा सेल है तो आपका 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। अगर वो तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी 18। और अगर चौथा सेल है तो 16 इंटू 2 32। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में डिस्क्रीट ऑर्बिट में मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम वर्ड बोल रहे हैं, इतने होते हैं ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। और पहला पॉइंट तो ये हो गया जो अभी आपको मैंने समझाया। दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट सेल, यानी किसी एटम का मान लो ये एक न्यूक्लियस हो गया, फिर ठीक है, ये न्यूक्लियस मान लिया हमने, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो अगर ये आउटर ऑर्बिट है तीसरा, तो वैसे तीसरे में 18 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटर है तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। किसी भी एटम के आउटर सेल में, उसके बाहर सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो बोर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग हम लोग आउटर सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। इसे हम ऑक्टेट का नियम भी कहते हैं बच्चों, इसे ऑक्टेट का नियम के रूप में भी आप याद रखना, ऑक्टेट का नियम, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ना अंदर वाले सेल से होती है। मतलब पहला सेल भर जाएगा, उसके बाद दूसरे सेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा भर जाएगा तो उसके बाद तीसरे में आएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अंदर से स्टार्ट होती है बच्चों, ठीक है। ये बोर बरी के 3 स्कीम है। पहला स्कीम क्या है? पहला स्कीम है कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं जहां n नंबर ऑफ सेल होता है, 2n² फॉर्मूले से पता कर सकते हैं जहां n नंबर ऑफ सेल होता है। दूसरा यह है कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और तीसरा नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो अंदर से स्टार्ट होती है। पहला सेल भरेगा, फिर दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये रूल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो करेंगे बच्चों आगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं बोर बरी जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पहले 18 जो एलिमेंट है, पहले 18 जो एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है बच्चों वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस हो गया ब्लैक कलर का जो अंदर है। फिर दूसरे नंबर पे हीलियम है, इसका पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इसका पहला ऑर्बिट 2 से ज्यादा हो भी नहीं सकते, तो इसका ऑर्बिट ये कंप्लीट है एक तरह से, डिस्क्रीट ऑर्बिट। और तीसरे नंबर पे लिथियम है और लिथियम के पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे वाले में 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2-1। बेरिलियम का पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो ये 2-2 हो गया। बोरॉन के पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे वाले ऑर्बिट में 3 है। फिर ये कार्बन आ गया, कार्बन के पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे में 4। फिर ये नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे में 5। ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 6। क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 7। नियोन के पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 8। और 8 से ज्यादा हो नहीं सकते आउटर ऑर्बिट में, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। ये जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, मतलब ये रिएक्शन में ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसके बाद सोडियम है, पहले ऑर्बिट में इसके 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। एल्यूमिनियम के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। सिलिकॉन के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होना चाहिए? 4। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और फास्फोरस के ये तीसरे ऑर्बिट में 5। सल्फर के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 6। क्लोरीन के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 7।
और आर्गन के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। इस तरह से आर्गन के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा बोर-बरी स्कीम के तहत हम किस तरह से पहले 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो यहां डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पीछे एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दो अलग अलग चीजें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि जब 6 में 2 मिलेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी हर एलिमेंट, हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, अगर वो दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कोई भी है उसका आउटर मोस्ट सेल, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वो खोकर हो जाए चाहे वो लेकर हो जाए। तो इसका जो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, नाइट्रोजन का 5 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ द एटम। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। पीछे फिगर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, पर ये करना कितना चाहता है? 8। तो ये इसकी वैलेंसी 2 हो गई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। इसके लिए 6 खोना मुश्किल है और 2 लेना आसान है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1। तो जिसके आउटर सेल में, आप ध्यान समझिएगा, जिस एटम के आउटर सेल में 1 या 2 या 3 या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी भी इतनी ही होती है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी भी उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं, तो 8 वाले की वैलेंसी तो 0 हो जाएगी, ठीक है, और 5 वाले की वैलेंसी 3 हो जाएगी। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है उसकी वैलेंसी 3, 6 वाले की वैलेंसी 2 और 7 वाले की वैलेंसी 1, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 8, इन दोनों का जोड़ 8, इन दोनों का जोड़ भी 8 और 8 वाले की वैलेंसी 0। ठीक है, तो वैलेंसी समझ में आ गया ना कि जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, या तो वो करेंगे या फिर वो 1 2 3 4 होंगे तो वही वैलेंसी होगी उनकी। ठीक है, और 5 6 7 8 है, 5 के केस में 3 वैलेंसी, 6 के केस में 2 वैलेंसी। आउटर सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन तो 0 वैलेंसी। ठीक है, और आउटर सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही वैलेंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही वैलेंसी होगी। अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगी, और किसी एटम के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी भी 4 होगी, जैसे आपने इसके कार्बन के केस में देखा था ये। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है, इसको हमने पीछे जो स्ट्रक्चर आया था पहले 10 एलिमेंट का वो मैं आपको बता चुका हूं। बस आपको यहां पर अगर कुछ खास है तो न्यूट्रॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर देखो, एटॉमिक नंबर पहले 18 के हम डिस्कस कर चुके हैं, और न्यूट्रॉन के नंबर यहाँ पे आप देख पाओ, ये जो है प्रोटॉन है, इनके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये बता रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपको बता चुके हैं। एक्चुअली जो मास नंबर बनेगा ना बच्चों अभी आने वाला है टॉपिक, तो उसमें हम प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर दोनों लेते हैं। ठीक है, तो उससे उसका एटॉमिक नंबर आ जाता है। आप यहां देखो, यहां जो एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो मास नंबर अलग चीज है और एटॉमिक नंबर होना अलग चीज है। तो इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो इस टेबल में आपको समझाया गया है। तो वैलेंसी के बारे में आपको बता चुका हूं। खास बात फास्फोरस के बारे में याद रखना, फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, जो मतलब आपने पीछे देखा था वहां पर। देखिए यहां पर, कम बैक टू द सीन अगेन, फास्फोरस है, ये देखो ये है 5, मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है और ये 3 ले भी सकता है, यानी ये खो भी सकता है 5 और 3 ले भी सकता है। तो केमिस्ट्री में इस तरह से एक्सेप्शंस आते रहते हैं जिन्हें हमें याद करना होगा। तो बेसिकली इस टेबल में हमें क्या समझाया गया है? इस टेबल में हमें यह समझाया गया है कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरह से है। जो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले ये 10 एलिमेंट के मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर बताता है। मास नंबर क्या बताता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर। और लिखते कैसे हैं वो देखो, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है,
तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर अगर 7 है, ठीक है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है इस तरह से लेफ्ट में, और मास नंबर 14 है तो वो ऊपर लिखा जाता है, ऊपर की तरफ, है ना। तो सिंबल के लेफ्ट में नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की तरफ मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ो। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में समझिए। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के एटम, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। ये किस कारण से होता है बच्चों, वो न्यूट्रॉन में कम ज्यादा होने की वजह से होता है। जैसे एग्जांपल में आपने कार्बन का आइसोटॉप देख रहे हो, ठीक है। कार्बन के आइसोटॉप में ये देखिए कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 और 6 है। मास नंबर एक का 14 है, एक का 12 है, दूसरे का 14 है। तो ये मास नंबर डिफरेंट कैसे हो गए, इसका मतलब है कि कार्बन जो 12 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 यहाँ पे 12 का मतलब 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी 6 है, इसलिए 12 बन रहा है। लेकिन जो कार्बन 14 है, ठीक है, उसमें क्या है, 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उसमें 8 हो गए हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 14 बन गया है। यानी न्यूट्रॉन के कम ज्यादा होने से आइसोटॉप्स बन जाते हैं बच्चों। तो हमारे पास एग्जांपल में कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, इसे हम प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, इसे ट्रिटियम कहते हैं। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका मास नंबर 1 है। इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन है, इसका 2 हो गया। इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 3 हो गया। तो ये मास जो आइसोटॉप्स बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं, उस एलिमेंट के एटम में जब न्यूट्रॉन अलग अलग पाए जाते हैं तभी आइसोटॉप्स बन जाते हैं वो, क्योंकि तब उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये 3 याद रखने हैं। क्लोरीन का भी 2 आइसोटॉप है, एक 37 है और एक 35 वाला है, ठीक है। तो इसमें जो 37 है, इसमें प्रोटॉन तो 37 है और न्यूट्रॉन 18 है, तभी 35 बना। लेकिन ये 37 वाले में प्रोटॉन तो वही 17 ही रहेंगे, सॉरी, प्रोटॉन 17 है, और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, वो 20 होंगे, यानी न्यूट्रॉन इसमें बढ़ गए, इस वजह से इसका मास नंबर चेंज हो गया और ये आइसोटॉप्स माने जाते हैं। तो ये आइसोटॉप्स हो गए। एक बार आइसोटॉप की डिफाइन फिर से सुन लो। आइसोटॉप से एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं जिनका मास एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आइसोटॉप्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहां कहां हम आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो एक है आइसोटॉप, यूरेनियम का आइसोटॉप जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट का आइसोटॉप जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। और आयोडीन के आइसोटॉप का इस्तेमाल गॉइटर, यानी गॉइटर की प्रॉब्लम में इसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन के आइसोटॉप का इस्तेमाल। तो तीनों आइसोटॉप के एग्जांपल आप याद रखना। ये एप्लीकेशन यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में, कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट में और आयोडीन का गॉइटर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है बच्चों। आइए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स। चैप्टर के लास्ट आइसोबार क्या होते हैं बच्चों, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, नो डाउट। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही रहना है। हाँ, मास नंबर सेम हो जाता है तो उन्हें आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार की डिफाइन क्या बनती है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो, आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो अलग अलग एटॉमिक नंबर है लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, इसलिए इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। जिनके मास, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। तो ये आइसोबार का एग्जांपल हो गया। अब देखो हुआ क्या, आर्गन में भी 18 तो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होंगे आर्गन के अंदर, क्योंकि मास नंबर 40 हो रहा है तो न्यूट्रॉन आपके आ जाएंगे 22, ठीक है। ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। और कैल्शियम में प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है, इसलिए इसका मास नंबर 40 हो गया और इसका भी 40 हो गया। तो यहां मास नंबर सेम हुए हैं क्योंकि न्यूट्रॉन आर्गन में थोड़ा बढ़ गए हैं, ठीक है। प्रोटॉन 18 है और न्यूट्रॉन यहां पर 22 होने से। तो आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोबार ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा बट मास नंबर सेम होगा, उन्हें आइसोबार कहेंगे। एग्जांपल याद रखना, आर्गन का है 40 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का मास नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 20। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, जय हिंद।